अब हम वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया कवर करते हैं। जैसे आप अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जंगल, भारत के सभी वन कवर करेंगे। फॉरेस्ट वर्ड कहाँ से आता है? देखिए, फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट मतलब फेंस के बाहर, फेंस का आउटर एरिया, तो आउट ऑफ फेंस फॉरेस्ट का मतलब ये। ओके, ये एक लैटिन ग्रीक भाषा से आने वाला शब्द है। तो मतलब विलेज की पेरिफेरी से बाहर कोई भी ऐसा एरिया जो अनइनहैबिटेड है वो फॉरेस्ट है। विलेज पेरिफेरी से बाहर कोई भी ऐसा एरिया जो अनकल्टिवेटेड और अनइनहैबिटेड है, दैट इज फॉरेस्ट। तो यहां से हमें ये कंसेप्ट निकल करके आया कि एक वर्ड है वेजिटेशन। वेजिटेशन, तो वेजिटेशन में तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप्स वगैरह लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, आपने प्लांट्स लगाए हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, टी, कॉफ़ी, रबर की प्लांटेशन आपने कर दी, इसमें भी तो ट्री लगाए हैं आपने, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद प्लांटेशन में आपने बड़े लेवल पर पॉपुलर लगा दिए, पॉपुलर की प्लांटेशन कर दी आपने, यूकालिप्टस लगा दिए, ये सारा तो वेजिटेशन है। एग्रीकल्चर कर दिया आपने, प्लांट्स, आपने गार्डन्स बना दिए, आपने पार्क बना दिए, मैन मेड पार्क बना दिए। मुद्दे की बात यह है कि हमें इन सब से अलग उस वेजिटेशन की बात करनी है जिसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब यहाँ पर है वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन मतलब, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब वो वेजिटेशन जो ह्यूमन की असिस्टेंस के बिना ही एग्जिस्ट कर रही है, जो लंबे समय से ह्यूमन के द्वारा इंटरफेयर नहीं की गई है, इंटरवीन नहीं की गई है, जो स्वतः ही है और जो थी और जो रहेगी, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन, जो अपने आप से। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ट्री है जिससे आप फ्रूट्स लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास मैंगो ट्री आपने लगाया है, वो डोमेस्टिकेटेड वर्जन है जो आपने प्लांटेशन के थ्रू लगाया, आपने बाग बनाया, लेकिन उसका एक वर्जन अगर वाइल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है जंगल में, जिसको आपने छोड़ रखा है बिना इंटरवीन किए कि वो अपनी सराउंडिंग क्लाइमेटिक, सॉइल एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अडेप्ट हो जाए, तो दैट इज नेचुरल वेजिटेशन, इज वर्जिन। आपने उसे छुआ नहीं, आपने उसे परेशान नहीं किया, वो आपकी वजह से नहीं एग्जिस्टेंस में आया। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन का सीधा सीधा एक मतलब ये होता है जो ह्यूमन सपोर्ट के बिना ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद हम चैप्टर में बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रोसेस पढ़ेंगे, फॉरेस्ट को रिप्लेस करने के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम चलाए गए जैसे सोशल फॉरेस्ट्री और अदर कंसेप्ट्स, उन्हें भी पढ़ेंगे। पर अभी चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन पे चल रहा है और हमें नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स देखनी हैं, क्योंकि इक्वेटर के रीजन में, अमेज़न के इलाके में आपने पानी लगा के पेड़ नहीं लगाए हैं, वो खुद से लगे हुए हैं। पहाड़ों पर आपने किसी भी लेवल पर चीर के या फिर देवदार के पेड़ आपने नहीं लगाया, वो लगे हुए हैं। आई बात समझ में? तो दे आर नेचुरल वेजिटेशन। चलिए, नेचुरल वेजिटेशन के इसी कंसेप्ट को समझते हुए हम अब देखते हैं कि वेजिटेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि वेजिटेशन के फैक्टर, उससे रिलेटेड सारे डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन सी भारत में वेजिटेशन की प्रॉपर्टीज़ और वर्ल्ड लेवल पे वेजिटेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी अडेप्टेशन की कैटेगरीज हैं, ज़ेरोफाइट है, मेगाफाइट है, मिजोफाइट है, थैलोफाइट है, पायरोफाइट है, ब्रायोफाइट है, सारे हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। हम डायरेक्ट आते हैं वेजिटेशन की टाइप के ऊपर। तो वेजिटेशन की टाइप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको
3 तरह की मेजर वेजिटेशन भारत में देखने को मिलेंगी। वो 3 तरह की वेजिटेशन की अगर हम कैटेगरी देखने का प्रयास करें तो वो कुछ इस तरह से आ जाती है। एक आपको मिलेगी ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ठीक है। दूसरी आपको मिलेगी सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, तीसरी मिलेगी टेम्परेट वेजिटेशन, और फिर मिलेगी अल्पाइन वेजिटेशन। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन, ये सारी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगी। इन वेजिटेशन में ट्रॉपिकल का रीजन तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, लेकिन सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन का रीजन कहीं ना कहीं एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये इंडिया में लैटिट्यूड्स की वजह से एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगी, एल्टीट्यूड की वजह से एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर से हम लैटिट्यूड हायर जाते जाते हैं, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप माउंटेन को कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सक्सेसिव रेंज ऑफ फॉरेस्ट नज़र आएगी, जिसमें पहले फॉरेस्ट को दूसरा फॉरेस्ट सक्सीड कर रहा है, और ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द टेम्परेचर। तो हम वहीं पे सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन फील कर लेंगे। तो आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये टेम्परेचर वेरी करेगा माउंटेन की हाइट की वजह से। तो यहीं पर आपको एक लिमिट तक सब ट्रॉपिकल, एक लिमिट में टेम्परेट और एक लिमिट में अल्पाइन वेजिटेशन मिल जाएगी। क्लियर हुआ? सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो फिर एक नामकरण और आता है। वो नामकरण कैसा आता है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर इतना कर देते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आप पढ़ेंगे, फिर माउंटेन वेजिटेशन आप पढ़ेंगे और अल्पाइन वेजिटेशन पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल, माउंटेन एंड अल्पाइन, ओके। और इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो किस तरह के वेजिटेशन टाइप्स आपके सामने निकल के आते हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल को ओपन करते हैं, और अगर हम ट्रॉपिकल को ओपन करेंगे तो उसमें 2 कैटेगरीज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेगी। वो कौन सी कैटेगरीज रहेगी? ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई। क्लियर है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई को अगर हम ओपन करें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट में पहला कौन सा आ जाएगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर? सेकेंड, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तीसरा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। और चौथा कौन सा आ जाएगा? लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल स्वैम्प फॉरेस्ट। तो पहले एवरग्रीन हुए, फिर एवरग्रीन तो है बट सेमी हो गए, फिर अब एवरग्रीन नहीं रहे, अब मौसम बदलने के साथ पत्ते गिरेंगे लेकिन अभी भी वेट कंडीशन है, तो मॉइस्ट डेसिडियस हो गए। और अब उसी ट्रॉपिकल रीजन में ब्रैकिश वाटर का और खड़े पानी का इम्पैक्ट आ गया, तो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। वर्षा से ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इन्हें वहाँ पे खड़ा पानी। अब आते हैं ट्रॉपिकल ड्राई में। तो ट्रॉपिकल ड्राई की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ट्रॉपिकल ड्राई में कौन सा फॉरेस्ट होगा? ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस।
तो एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस है, एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस है। आई बात समझ? नेक्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, तो ये हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने अब कैटेगरी है माउंटेन। माउंटेन पहली कैटेगरी ट्रॉपिकल थी, दूसरी कैटेगरी माउंटेन। तो माउंटेन कैटेगरी में पहले हम कौन से पकड़ेंगे? सब ट्रॉपिकल वाले ना। माउंटेन की स्लोप में मैंने बताया था पहले सब ट्रॉपिकल वाले, फिर टेम्परेट वाले पकड़ेंगे। तो माउंटेन में पहला क्लाइमेट कौन सा होगा? माउंटेन सब ट्रॉपिकल, माउंटेन सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट। माउंटेन सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट। दूसरा 9th यहाँ पे कौन सा होगा? माउंटेन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन हिल फॉरेस्ट, या मॉइस्ट हिल या पाइन फॉरेस्ट। ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? माउंटेन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो माउंटेन रीजन में सब ट्रॉपिकल में ही एक ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, एक मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, ब्रॉडलीफ की जगह पाइन हो जाएंगे, और एक माउंटेन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। तो हमें दो ड्राई एवरग्रीन दिखे, एक ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन और एक सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन कोरोमंडल कोस्ट पे साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों के इम्पैक्ट की वजह से क्रिएट हुआ, और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में साउथ वेस्ट मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के द्वारा क्रिएट हुआ। उसको भी विंटर में वर्षा मिल रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, और साउथ वेस्ट से भी वर्षा मिल रही है मानसून से, और कोरोमंडल कोस्ट को नॉर्थ ईस्ट में विंटर से वर्षा मिल रही है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स के थ्रू, और गर्मियों में साउथ वेस्ट मानसून से। ये दोनों ड्राई रीजन में होते हुए भी एवरग्रीन है, क्योंकि दोनों को दोनों सीजन में, विंटर एंड समर में, मानसून सीजन में एंड विंटर सीजन में वर्षा मिल रही है। तो ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन हो गया, ये सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन हो गया माउंटेन। ओके, उसके बाद माउंटेन में ही अब टेम्परेट वाले करने हैं ना। तो माउंटेन में पहला टेम्परेट, माउंटेन टेम्परेट वेट फॉरेस्ट, माउंटेन ह्यूमिडिटी कम करते चले जाओ बस, बारिश। माउंटेन टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट ड्राई फॉरेस्ट। तो माउंटेन टेम्परेट पहले वेस्ट, फिर मॉइस्ट, फिर ड्राई। क्लियर है? तो ये फॉरेस्ट एग्जिस्टेंस में आ गए 13 टाइप्स। अब कौन से फॉरेस्ट आ गए? अल्पाइन। अल्पाइन में सब ह्यूमिड अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन मॉइस्ट फॉरेस्ट,
अल्पाइन ड्राई फॉरेस्ट, ओके। तो मतलब सब अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन वेट और मॉइस्ट फॉरेस्ट, अल्पाइन ड्राई फॉरेस्ट। टोटल कितने तरह के फॉरेस्ट हुए? 16 तरह के फॉरेस्ट हुए, 16। तो 1 बाय 1 अप्रोच करना शुरू करें इन्हें। बिगनिंग हम कर देते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, और ट्रॉपिकल में सबसे पहले पकड़ते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट को, और उसकी 4 वेराइटीज को पकड़ते हैं, और उनके सारे पॉइंट्स कंपैरेटिव वे में लिख देंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलें, ये सारा चार्ट बनाना सीख लिया आपने? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? चलिए, समय बिल्कुल ना गवाते हुए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। यही 4 फॉरेस्ट लिखे हैं आपके सामने, इन्हीं को मैं यहां उतारने वाला हूं। तो सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे क्या कहेंगे? रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये इंडिया के किस एरिया में मिलने का काम करेगा। अगर ये आपके सामने मैं इंडिया बना रहा हूं, तो इंडिया का ये जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, इंडिया का ये जो वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, मुंबई के नीचे, मुंबई से नीचे नीचे अगर सी लेवल की बात करें तो 500 मीटर से लेके 1375 मीटर तक की जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप की हाइट है, अल्टीट्यूड है, मतलब ये वेस्टर्न घाट्स बने हैं, उनकी 500 मीटर से 1375 मीटर के बीच में जो विंडवर्ड साइड है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून को फेस करेगी, जिसकी वजह से वो साउथ वेस्ट मॉनसून उस विंडवर्ड साइड से टकरा के असेंट करेंगे, और इस तरह से विंड आकर के जब असेंट करेगी तो यहाँ पर कंडेंसेशन से क्लाउड होंगे, वर्षा काफ़ी अधिक पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंस रेन फॉरेस्ट क्रिएट होंगे। ये यहाँ पे भी होगा, लक्षद्वीप के रीजन में भी होगा, अंडमान निकोबार के इलाकों में भी होगा, और ये इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का स्ट्रेच, आसाम की अपर वैली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के माउंटेन स्लोप्स पे भी ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न स्लोप्स रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट स्ट्रेच, असम की अपर वैली में, और ये पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन एरियाज में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिए, ये ब्लैक कलर का जो पैच आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक पैच, ये इन्हीं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, जिसे आप रेन फॉरेस्ट कह सकते हैं, वेट एवरग्रीन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर भी ये उसी फॉर्म में नज़र आ रहा है। क्लियर? हमें एरियाज पता लग गए, हमें पता लग गया कि स्टेट्स कौन से हैं इंडिया के, और हमें रीज़न भी पता लग गया। रीज़न ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया को मॉनसून की रेन का बहुत बड़ा चंक मिल जाता है। एक तो अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरा ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी इन पर्टिकुलर रीजन में वर्षा उसी लेवल पे कराती है, विंडवर्ड साइड पे, जैसा ये पर्टिकुलर वेस्टर्न घाट की विंडवर्ड साइड पे होता है। तो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच के
विंड डायरेक्शन की वजह से उनके रास्ते में आ रहे टोपोग्राफिकल ऑब्स्ट्रक्शन ने जो एक ओरोग्राफिक रेनफॉल क्रिएट कर दी, उसकी वजह से जो हाई रेनफॉल जोन हुआ उसने बहुत ही डेंस एंड लग्जूरियस प्लांट लाइफ को जन्म दे दिया, जो कहलाया आपके सामने एवरग्रीन या वेट एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट। आई बात समझ में? क्लियर है कहानी? ओके। एरिया कभी नहीं भूलेगा, स्टेट्स और इलाके कभी नहीं भूलेंगे। तो इसकी निशानियां क्या रहती हैं? इसके बारे में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखना है? सबसे पहले लिखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना रहेगा? मीन एनुअल टेम्परेचर 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। कोई भी मंथ, वार्मेस्ट मंथ 18 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं जाएगा। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ का, ह्यूमिडिटी लेवल क्या रहेगा? अब लगभग सारा साल वर्षा हो रही है, सिर्फ 2-3 महीने ही खाली मिल रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस लगभग 77% के अराउंड होगी। ओके। रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन का लेवल यहाँ पर क्या है? 250 सेंटीमीटर से अबव होगी, 250 सेंटीमीटर से अबव होगी। तो हमें टेम्परेचर पता लग गया, ह्यूमिडिटी पता लग गई, रेनफॉल पता लग गया, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाए? हाई हीट, हाई ह्यूमिडिटी। तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है? हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी। और ये दोनों मिलकर के किस फैक्टर को जन्म देते हैं? लग्जूरियस प्लांट ग्रोथ। बहुत ही लग्जूरियस वेजिटेशन यहाँ पर होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वर्षा एंड टेम्परेचर है, जिसके दम पर ही जो प्लांट की लीव्स हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करेंगी, और जब वो फूड बना रही हैं उस लेवल पे, तो नेचुरली वो हरी भरी भी रहेंगी, क्योंकि उन्हें उतने बड़े लेवल की वर्षा और तापमान का इस्तेमाल भी तो करना है। इतनी बातें समझ आई? चलो अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन की? यहाँ पर बहुत ही हाई रेनफॉल मैंने आपको बताया, और इस हाई रेनफॉल की वजह से क्या होगा? जो सरफेस सॉइल है, उस सरफेस सॉइल में जितने भी डिसॉल्व होने लायक मिनरल्स हैं, वो पानी के साथ डिसॉल्व हो करके जो सॉइल का लोअर हॉरिजॉन है, सॉइल के हॉरिजॉन होते हैं, ये सॉइल की प्रोफाइल है। तो ये सरफेस रीजन पे जितने भी मिनरल्स हैं, हाई रेनफॉल होने की वजह से जितने भी डिसॉल्व होने लायक मिनरल हैं, वो पानी के साथ घुल करके सॉइल की लोअर हॉरिजॉन्स में चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं डी सिलिकेशन। क्योंकि सिलिका एक इम्पॉर्टेंट मिनरल कंपोनेंट होता है सॉइल का, और वही किसी भी प्लांट को बाकी के रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराने के लिए जिम्मेवार होता है, और वो सारा सिलिका घुल करके नीचे चला जाएगा, तो सरफेस पे सिर्फ वो मिनरल्स रह जाएंगे जो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, जैसे आयरन और बाकी रगड़ और रफ मिनरल्स, जो प्लांट की ग्रोथ में उस लेवल पे रोल प्ले नहीं करते हैं। तो इस वजह से इस डीसिलिकेशन प्रोसेस और पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाने वाले इन मिनरल्स वाले प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। क्लियर? और ये लीचिंग प्रोसेस जहां पर हो रहा है वो सॉइल कहलाती है लेटराइट या लेटोसोल। तो यहाँ पे लेटराइट या लेटोसोल आपको मिलती है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इसकी वजह से अब एक कैरेक्टरिस्टिक ये डेवलप हो जाती है कि इन प्लांट्स की रूट्स को
डीप जाना पड़ता है। क्या? डीप प्रोफाइल्स, डीप हॉरिजॉन में जाकर के मिनरल्स गैदर करने पड़ते हैं। आई बात समझ में? तो रूट्स डीप रहेंगी। ये हमने पहला कंसेप्ट समझा, रूट्स डीप। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत बड़े लेवल पर है, हाई वाटर अवेलेबिलिटी है। तो हाई वाटर अवेलेबिलिटी एक हाई टेम्परेचर के साथ जब आती है तो एक खास चीज को जन्म देती है, वो है हाई ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी जब भी हाई हो जाती है तो बायोटिक एक्शंस बहुत फास्ट हो जाते हैं। बायोटिक एक्शंस आर वेरी फास्ट। और बायोटिक एक्शंस जब इतने फास्ट हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरियल एक्शन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और बैक्टीरियल एक्शन जब इतना ज़बरदस्त हो जाता है तो जो प्लांट की लीव्स नीचे गिरी हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिटर, फॉलन लीव्स, ये ह्यूमस का कंटेंट बनाएंगी। लेकिन इन गिरी हुई लीव्स को ये इतना फास्ट बैक्टीरियल एक्शन बहुत ही तेजी से डिके कर देगा। और जब इतनी फास्ट वे में ये बैक्टीरिया इसको डिके करेंगे तो सरफेस लेवल पे ह्यूमस अवेलेबल नहीं रहेगी। ये भी यहाँ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओके, सरफेस लेवल पे ह्यूमस अवेलेबल नहीं रहता। ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमस ऑन द सरफेस लेवल, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड मिनरल्स, हाई हीट एंड हाई रेनफॉल होने के बावजूद भी ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं होता। इस एरिया में अगर आपको सॉइल को फर्टाइल बनाना है तो यहाँ पर जो आदिवासी एग्जिस्ट करते हैं वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहले पेड़ों को काटते हैं, फिर उन्हें बर्न करते हैं। उन पेड़ों के पत्तों के जलने से जो राख बनती है, ऐश, वो यहाँ पे बिखर जाती है। उसकी वजह से सॉइल को एक फर्टिलिटी मिलती है, ऑर्गेनिक कंटेंट मिलता है, ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाता है। इसके बाद ही वो यहाँ पर खेती कर सकता है, और वो भी लगातार सिर्फ 2 या 3 साल। इसकी वजह से वो इस बैरन पैच ऑफ लैंड को, इस कटे हुए जंगल के इलाके को छोड़ के एक नए एरिया में जाते हैं, प्लांट स्लैश करते हैं, फिर उन्हें बर्न करते हैं। जले हुए तत्व जब भूमि में मिल जाते हैं वो फर्टाइल हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। इस पर्टिकुलर रीजन में झूम खेती होती है, झूम कल्टीवेशन। और यहाँ पर ट्राइबल्स ऑलवेज शिफ्ट करते रहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया। ह्यूमस भी नहीं है, मिनरल भी नहीं। आई बात समझ में? पहला कैरेक्टरिस्टिक डीप रूट समझ आया? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? एग्रीकल्चर क्यों नहीं हो सकता समझ आ गया? नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। Why? Leaching and laterite soil. Okay? अगला कंसेप्ट है यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम या झूम, JHUM, झूम एग्रीकल्चर। इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से दुनिया भर में जाना जाता है। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसको रब कर दें, आपको क्लियर हो गया ना ये? और इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। मल्टी लेयर्ड होते हैं। मल्टी लेयर्ड का मतलब जो सरफेस लेवल रहेगा, उस सरफेस लेवल पर आपको छोटी हाइट के श्रब्स नजर आएंगे, छोटी हाइट के श्रब्स नजर आएंगे। ओके? और इनकी हाइट कितनी रह सकती है? 5 मीटर तक के अराउंड। जैसे ही आप ऊपर से देख रहे हैं तो श्रब से ऊपर जो आपको लेयर नजर आ रही है, ये आपको 20 मीटर की हाइट के अराउंड जो लेयर नजर आ रही है, इसे आप कह सकते हैं
अंडर ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स, अंडर ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स ट्रीज। ओके, 20 मीटर तक की एक लेयर है, इसके ऊपर 40 मीटर की रेंज में आपको कैनोपी लेयर मिलेगी। कैनोपी लेयर मतलब पूरे जंगल की अगर कैनोपी को देखना है तो वो 40 मीटर के पेड़ बना देंगे। आप ऊपर से देख रहे हैं कैनोपी की चादर नजर आ रही है, कारपेट नजर आ रहा है। और चूंकि ये कैनोपी अपने साथ के सभी पेड़ों को कवर कर रही है, तो कुछ पेड़ यहाँ से ऊपर निकलना चाहेंगे सूर्य का प्रकाश पाने के लिए, तो वह एमर्ज कर जाएंगे। 60 मीटर पे एमर्जिंग लेयर मिलेगी। 60 मीटर पे क्या मिलेगी? एमर्जेंट लेयर। एमर्जेंट लेयर। तो 5 मीटर की श्रब लेयर, 20 मीटर के अराउंड अंडर ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स न्यू ट्रीज, 40 मीटर की कैनोपी लेयर और 60 मीटर की एमर्जेंट लेयर यहाँ पे मिली। तो मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट है ये कैनोपी लेयर इतने जबरदस्त वे में इस फॉरेस्ट को कवर कर लेती है कि जो सन की लाइट है, सन भी बादल की तरह, जो सन की लाइट है ये इसके अंडर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। और जब सनलाइट अंडर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से अंडर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सरफेस ग्रोथ। सो नो सरफेस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि सनलाइट डीपली पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रही, सनलाइट का अभाव है। ये बात क्लियर? आप हैरान हो जाते होंगे कि वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, तो फिर यहाँ पर कोई भी लकड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ आपको मिलेगी नहीं जिसे जलाया जा सके, रोशनी की जा सके। कैनोपी ने पूरी तरह से कवर कर रखा है। तो कैनोपी की जो अपर लेयर हैं ये तो वर्षा वन के बारिश से प्रभावित हैं, लेकिन उन्हीं के नीचे आने वाले जो पत्ते और डाल और डालियाँ हैं सब सूखी हुई हैं। उनको तोड़िए और जला लीजिए, कोई अंतर नहीं, बड़े आराम से जल जाएंगी। ओके, तो फर्न के यहाँ पे फर्न ट्रीज रहते हैं, उनकी अंडर ब्रांचेस तोड़ के आराम से जला सकते हैं, सूखी रहती है ड्यू टू डेंस कैनोपी कवर। आई बात समझ में? तो नो सरफेस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो फिर क्या होगा? सरफेस पे चीजें उगेंगी, लेकिन करेंगी क्या? एंटेंगल्ड ग्रोथ होगी। एंटेंगल्ड ग्रोथ, एंटेंगल्ड का ग्रोथ का मतलब उगने के बाद पेड़ों का सहारा लेंगी, सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाएंगी कि सूर्य का प्रकाश मिल सके, लिपटी हुई ऊपर चढ़ेंगी कि सूर्य का प्रकाश मिल सके। तो इन जंगलों में आपको इस तरह से लटकती हुई चीजें पेड़ों की डालियों से बड़े पैमाने पर मिलेंगी। और इन चढ़ती हुई चीजों को, ऊपर की तरफ चढ़ती हुई चीजों को, आप एंटेंगल्ड ग्रोथ को आप कह सकते हैं, इसमें कई सारे फैक्टर, कई सारी चीजें आ जाएंगी। क्लाइंबर्स, बेलें आ जाएंगी, बेलें, केन्स आ जाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत नेग्लिजिबल बैम्बूज भी होंगे, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं। जहाँ पर सनलाइट नहीं वहाँ पे होते नहीं है, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में हो जाएंगे, क्योंकि सनलाइट डीपली पेनिट्रेट नहीं कर रही है तो ग्रासेस नहीं होती हैं, नो ग्रास। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू की ग्रासेस हैं, नो ग्रास, नो अंडर ग्रोथ। और बैम्बू किस कैटेगरी में आता है? ग्रास। बम्बू बड़ा घास ही है ना, केन, शुगर केन, ये सब ग्रासेस हैं एक तरह के। छोटी सी क्रिकेट ग्राउंड में घास तोड़ के देखना, जैसी वो होती है वैसा ही बैम्बू होता है, उसमें भी गांठ रहती है, सारा सिस्टम। बस ये है कि बैम्बू अलग अलग प्रकार के, कुछ अंदर से हॉलो होते हैं, कुछ अंदर से फील्ड होते हैं। ओके, तो नेग्लिजिबल बैम्बू मिलेगा, ये यूनिक चीज़ है। केन्स होंगे, क्लाइंबर्स होंगे। खास तरह की एक यहाँ पर अंडर ग्रोथ नज़र आती है जो ऊपर की तरफ जाती है, इसे कहते हैं रत्तन। रत्तन, रत्तन आपको केन की तरह लगेगी, केन की तरह। और ये रत्तन बने रैटन या कुछ भी आप कह सकते हैं, मलक्का भी कहते हैं इसको, मलक्का के एरिया में इसका नाम मलक्का डाल दिया है, रत्तन का इलाका। तो रत्तन की खासियत क्या है? ये बड़े पैमाने पर आपको फर्नीचर बनाने में काम आती है। जब आपके पास प्लास्टिक और अदर मटेरियल नहीं था तो सीट एंड बैक बनाने के लिए आप रत्तन का इस्तेमाल करते थे।
रत्तन यूज़ होती थी। ओके, टोकरियाँ बनाने में इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल आता है, आदिवासी लोग बनाते हैं। रत्तन बहुत सारे प्रोसेस में काम आती है। अगर हार्ड रत्तन है तो उसकी आप डंडों से चेयर भी बना सकते हैं। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं। ये वुड ट्रीज नहीं है, बट फ्लेक्सिबल वुडी मास है, तो इसको आप लियानास भी कह सकते हैं, लियानास। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आपको क्लाइंबर्स मिलेंगे, केन्स मिलेंगे, रत्तन मिलेगी, माने फ्लेक्सिबल वुडी मासेस ऐसे किधर भी मुड़ रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लियानास, फ्लेक्सिबल वुडी मासेस। दे आर नॉट प्योर वुड स्टैंड्स। आई बात समझ में? ये इनकी खासियत है। ये कैरेक्टरिस्टिक एंटेंगल्ड ग्रोथ की समझ आई, नो ग्रासेस समझ आया? यहां पर आपको बड़ी मात्रा में एपीफाइट्स मिलेंगे। एपीफाइट्स में बहुत सारी मटेरियल्स आ जाते हैं, बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं। एपीफाइट्स में ही मॉसेस भी आते हैं, एपीफाइट्स में आ जाते हैं फर्न आ जाते हैं। क्या होते हैं एपीफाइट्स? ये जो ट्री आप देखेंगे, इस ट्री की जो ब्रांच रहेगी, उस ब्रांच से आपको एक पौधा निकलता दिखेगा। मोस्टली इन ट्री की जो ब्रांचेस रहेंगी, उन ब्रांचेस के साथ आपको चिपकी हुए लिचेंस नजर आएंगे, काइयाँ नजर आएंगी, एल्गे नजर आएंगे, मॉसेस नजर आएंगे और फर्न निकले आएंगे। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ट्री के फिजिकल स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। ये पैरासाइटिक नहीं है, ये ट्री का न्यूट्रिशन एंड ट्री का फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। ये डेट्रीमेंटल नहीं है, ये अपना ही फूड, अपना ही गैसेस और अपना ही वाटर ले रहे हैं रेनफॉल से, एटमॉस्फेयर से। ट्री का सिर्फ इन्होंने फिजिकल सहारा ले रखा है, नथिंग एल्स। तो पेड़ पे पेड़ उगता दिखेगा, पेड़ पे पेड़। इस तरह के एपीफाइटिक ग्रोथ यहाँ पे बहुत होती है। एपीफाइट्स आर अबंडेंट इन फॉरेस्ट में, अगर आप देखेंगे। क्लियर हो गया? एपीफाइट्स होते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट? ये रब कर दें। यहाँ पर हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से आपको जो वुड मिलेगी वो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होगी, ग्रेन्स बहुत ही फाइन होंगी। मतलब लकड़ी में रेशे बहुत जबरदस्त होंगे। फाइन ग्रेन्ड वुड्स मिलेगी, और ग्रेन्स के फाइन होने का मतलब वुड बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रांग है, और पॉलिश को लेने के लिए बहुत ताकतवर है, क्योंकि ग्रेन्स पॉलिश ले लेते हैं, ये इसकी ताकत है। तो यहाँ पर आपको फाइन ग्रेन एंड हार्ड वुड मिलेगी, हार्ड वुड। तो हार्ड वुड एंड फाइन ग्रेन वुड मोस्टली कमर्शियल पर्पस से बहुत ही वैल्यूएबल होती है, और ये कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ में बड़े हाई लेवल पे यूज़ होती है। चौगाठे बनानी है आपको दरवाज़ों की, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में हाई लेवल पे यूज़ होती है। लेकिन ये फॉरेस्ट कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो कमर्शियल वैल्यू की वुड तो है, बट कमर्शियली प्रोडक्टिव नहीं है फॉरेस्ट। उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू अबंडेंट हीट एंड ड्यू टू अबंडेंट रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, there is a high level diversity। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब 1 हेक्टेयर लैंड की बात करें तो 2400 टाइप्स ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे 1 हेक्टेयर लैंड में। मतलब कोई भी ट्री का प्योर स्टैंड नहीं है, तो यहाँ पे प्योर स्टैंड नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ प्योर स्टैंड, मतलब नो प्योर स्टैंड। एक ही तरह के ट्री की कॉलोनाइजेशन नहीं नजर आती। डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज बहुत ज़बरदस्त है,
जिसकी वजह से अगर आप उसकी कटिंग करना चाहते हैं तो इस एक रूम को ले लें, अगर इस एक रूम में ही आपको 50 प्रकार के पेड़ मिल जाएंगे, तो एक तरफ से आप जब एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं किसी फॉरेस्ट को तो आपको रिक्वायर्ड एक टाइप ऑफ वुड है, पहला पेड़ वो है, दूसरा कोई, तीसरा कोई, चौथा कोई, पांचवा कोई, छठवां कोई, तो ये फिर कमर्शियली वैल्यूएबल नहीं, क्योंकि आप चुन चुन के पेड़ नहीं काट सकते। आपको वो वुड वैल्यूएबल रहती है जिनका प्योर स्टैंड हो, मतलब एक ही तरह के प्रजाति के पेड़ लगातार लगे हों और जो ग्रेगेरियस हों, झुंड में हों, ताकि आप ज़बरदस्त तरीके से उसे झुंड कोई काट लें और एक ही एक्सरसाइज में आपको अबंडेंट ऑफ वुड मिल जाए। तो ये इनका कैरेक्टर हो जाता है कि ये प्योर स्टैंड नहीं रखती। फिर ड्यू टू डेंस ग्रोथ ऑफ द क्लाइंबर्स, केन्स, एपीफाइट्स, डेंस ग्रोथ ऑफ द रत्तन, इसको पेनिट्रेट करना भी इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइंबर्स हैं उनकी अपनी वुडी मासेस इतने इतने मोटे हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी डेवलप करना इजी यहाँ पर नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ड्यू टू लैक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटी, ड्यू टू नो प्योर स्टैंड एंड ड्यू टू हाई लेवल डाइवर्सिटी, ये पर्टिकुलर एरिया में आप कमर्शियली वैल्यूएबल वुड को उस लेवल पे एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। सही बात समझ में? ट्रीज की हाइट 60 मीटर तक चली जा रही है। और 60 मीटर पर चले जाने वाले ट्री को जो सॉइल है वो बहुत ही शैलो मिल रही है, अपर लेयर इरोड हो रही है, लीचिंग हो रहा है, तो शैलो सॉइल हॉरिजोन इसको हम कहेंगे। ऐसे में ट्री की इतनी हाइट की अपनी एक ग्रेविटी मेंटेन करना है, ट्री को खड़े रहना है। ट्री खड़ा कैसे रहेगा? उसके लिए ट्री को बड़े पैमाने पर खुद को बटरेस करना पड़ेगा। तो ट्री के ट्रंक के अराउंड बड़े पैमाने पर रूट्स रहती हैं, बटरेसिंग रहेगा, तो हाईली बटरेस्ड ट्रीज हैं। ओके, हाईली बटरेस्ड ट्री सहारा लेता है। तो आप जहाँ पर जाएंगे तो ट्री का ट्रंक जो है पूरा बटरेस्ड मिलेगा, चारों तरफ से रूट्स हैं या ब्रांचेस हैं नीचे आ रही होंगी, ज़मीन में धस रही होंगी, तो हाईली बटरेस्ड ट्रीज बनेंगे। ओके, ये इनकी खासियत रहती है, हाई लेवल बटरेसिंग ऑफ द ट्री मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ड्यू टू हाई लेवल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का लेवल बहुत हाई है। इसकी वजह से क्या होगा? मल्टीपल स्पीसीज ऑफ द ट्री हैं। हाई लेवल डाइवर्सिटी की वजह से मल्टीपल ट्री स्पीसीज, तो किसी भी समय में अगर 1 हेक्टेयर लैंड में 2400 के अराउंड पेड़ खड़े हैं, तो मान लीजिए ये पेड़ जो खड़े हैं इन पेड़ों में से एक पर्टिकुलर टाइम में 4 पेड़ सिमिलर हैं और उन 4 पेड़ों का उस समय अपने पत्ते गिराने का समय आ गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल लुक जो है वो ग्रीन ही रहेगी, ग्रीन कारपेट मेंटेन रहेगा। मतलब हाई लेवल डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज की वजह से कभी भी एक समय में सभी पेड़ पत्ते नहीं गिराते हैं। इसकी वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पत्ते ही नहीं गिराते हैं, दुनिया में जो भी चीज़ बनी है नश्वर है, फ्रेजाइल है, पत्ते तो गिराएंगे, मृत्यु तय है, लेकिन पत्ते भिन्न भिन्न समय में गिराते हैं सभी, इसकी वजह से वो हरी चादर बनी रह जाती है। ये इसकी खासियत है। ओके, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो रही हैं? हाईली बटरेस्ड हैं, एपीफाइट्स होते हैं। क्यों इतने बड़े पैमाने पर इन्हें एवरग्रीन कहते हैं? कारपेट की तरह, ग्रीन कारपेट की तरह नजर आते हैं। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें जो पिछले लेक्चर में मैंने इनकी पत्तियों से जुड़े हुए फैक्टर समझाए हैं वो सारे आपको उस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे कि इनका जो स्टेम रहेगा, जो ट्रंक रहेगा, का काफ़ी स्मूथ रहेगा। उसका रीज़न ये है कि पानी, बरसात अधिक हो रही है तो बरसात पड़ के उसके साथ लग के बह जाए, ठहरे ना। जो पत्तियां रहेंगी उनके जो आउटलेट्स बने रहेंगे, उनके जो टिप्स रहेंगे
वो इस तरह से रहेंगी कि उसके ऊपर किसी भी तरह की फंगी या एल्गल ग्रोथ ना हो पाए, पानी गिरे और बह जाए, निकल जाए। पत्तियों का टेक्सचर थोड़ा सा वैक्सी रहेगा कि पानी गिरे और फिसल जाए। इस तरह के नेचर आपको यहाँ पर इस ट्री में मिलते हैं। आई बात समझ में? ये सारे कंसेप्ट इससे जुड़े हुए हैं। कौन से पेड़ मिलते होंगे, पौधे कौन से, प्लांट की स्पीसीज कौन सी, ट्री स्पीसीज बहुत सारी स्पीसीज हैं मेंशन बुक में, लेकिन आपको मेन स्पीसीज का ही ध्यान रखना है, ये बात आप याद रखना। ओके, तो सबसे पहली स्पीसीज की जो कभी नहीं भूलना आप, एबोनी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है इस पर्टिकुलर एरिया की। दूसरा इंपॉर्टेंट सिनकोना। सिनकोना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, और ये जो सिनकोना है इसी से मिलती है कुनीन। कुनीन जिससे मलेरिया की मेडिसिन बनती है, किससे मिलती है? सिनकोना पेड़ से मलेरिया मेडिसिन, कुनीन। कुनीन है मलेरिया की दवाई बनती है। सिनकोना क्लियर है? रबर यहाँ पर मिलेगा। महगनी, महगनी का पौधा यहाँ पर मिलेगा। रोजवुड, यहाँ पर रोजवुड बड़े पैमाने पर मिलेगी। उसको काटो तो उसका जो सरफेस रहता है, काटने के बाद देखेंगे तो रोज की तरह एकदम रेड रहता है, तो रोजवुड यहाँ पे मिलता है। एनी, एनी का पेड़ यहाँ पे मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। अलोक यहाँ पर मिलता है, अलोक का पेड़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एबनी, सिनकोना, रबर, मैगनी, रोजवुड, एनी, अलोक, ये सब कुछ मेन स्पीसीज हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। आई बात समझ में? कोई टेंशन तो नहीं? हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट समझ आ गया। अब हम करते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉरेस्ट है दैट इज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेरी गुड।